प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग वर्ष 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए पॉलिटी यानी संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। और सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्नों को आपको देखना है। ये कुछ प्रश्न नहीं है, ये 50 प्लस प्रश्न हो जाएंगे आपके। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न क्या है, समझते हैं। पहला प्रश्न आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, कह रहा प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। देखो, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन से थे यह आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ये बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। अगर यही आपसे पूछे कि भैया वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो श्री ज्ञानेश कुमार है। कौन भैया? श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बात करें तो सुकुमार सेन थे। याद रहेगा ना। चलिए, भारत में मतदाता की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। भारत में मतदान की आयु सीमा 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। पहले मतदान यानी मत देने का अधिकार आयु सीमा 21 साल था, अब इसे 18 साल कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत इसे 18 किया गया है? तो याद रहे 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान करने की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई है। यानी अब 18 साल की उम्र में ही आप मत का दान कर सकते हैं और अपना मन पसंदीदा जो है उम्मीदवार को जिता सकते हैं। चलिए, अगला सवाल आपका दूसरा सवाल है। अगला सवाल आपका है, कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है आपको। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है आपको? तो अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 आपको मत देने का अधिकार देता है। कह रहा प्रारूप समिति के कुल सदस्य कितने थे। तो भैया प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे। और हेड कौन था यानी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। कौन थे भैया? डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी थे। यानी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे भैया? BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। 7 लोगों की एक संख्या थी जो समिति थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि भारत में सभी धर्मों का समावेश है। भारत में सभी धर्म के लोग निवास कर सकते हैं। भारत में किसी भी धर्म, जाति आदि के आधार पर कोई भी भेद नहीं है। यही कहता है कि धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत कहता है। देखिए, कहता है सभी धर्मों का महत्व है और स्वीकार करना है। जो भी जिस धर्म को स्वीकार करना चाहता है वे स्वेच्छा से उस धर्म को स्वीकार कर सकता है। यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा। कहता है अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है। जो अनुच्छेद 14 है, इसमें कानून से विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समानता, कानून से समानता, कानून की समानता यानी विधि के समक्ष समानता, जो ये कहाँ के संविधान से प्रेरित है या लिया गया है? तो भैया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता
संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से संविधान से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली कहां के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में है। और यह कहां के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। यही मैं आपसे बात करूं, अनुच्छेद 14 आपने पढ़ लिया, 15, 16, 17 और 18। चलिए अनुच्छेद 14 क्या है? अभी आपने पढ़ लिया, विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 क्या है? लिंग, जाति, धर्म के आदि के आधार पर विभेद से रोक। लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद से रोक है। 16 क्या है भैया? सरकारी नियोजन है। सरकारी नियोजन जिसे हम कह सकते हैं लोक नियोजन कह सकते हैं। सरकारी नौकरियों में समानता है। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत है। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 18 क्या है? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत है, अस्पृश्यता का अंत है, सरकारी नियोजन है, लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद है और विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 14। और ये क्या है भैया? ये पहला मौलिक अधिकार है। पहला मौलिक अधिकार है। पहला मौलिक अधिकार है। चलिए अगला देखिए, संविधान की आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अनुच्छेद 32 क्या है? तो अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 क्या है? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और बाबा साहब के अनुसार अनुच्छेद 32 संविधान की हृदय और आत्मा कहा गया है। चले चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है कि भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो अंतिम अंग्रेज वायसराय बेटन था। कौन था भैया? लॉर्ड माउंटबेटन। आप याद करिए, बेटन लॉर्ड सब में लगा रहता है और बेटन याद करेंगे तो माउंटबेटन याद हो जाएगा। अंतिम वायसराय कौन था? अंग्रेज अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन है, ये याद करिए। काका कालेकर समिति आयोग का गठन, काका कालेकर समिति आयोग का गठन 1953 में हुआ था। वैसे काका कालेकर समिति या आयोग जो है ये क्या है? ये पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का एक संस्थान है या समिति है। ये एकदम पहला पिछड़ा वर्ग आयोग समिति के नाम से इसे जाना जाता है। काका कालेकर आयोग जो था वो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग समिति है। अब ध्यान दीजिए, इसके अध्यक्ष कौन थे? काका कालेकर ही थे और इसका गठन किया गया था 1953 में किया गया था। इसे आपको याद रखना है। अगला सवाल आप देखेंगे। अगला सवाल आपका है कि किस अनुच्छेद अगला सवाल आपका है, कह रहा किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है? किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है, यानी वर्ण अलग किया गया है। ऐसे न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है। 50-50 आप याद कर लो, 50-50, 50-50 याद कर लो, तब भी आपको याद हो जाएगा। पृथक्करण मतलब अलगाव, और 50-50 का भाई 2 भाई है तो 50-50 आधा का बंटवारा होगा। तो इसीलिए न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव यानी पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संविधान। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति अनुच्छेद 51 के तहत है। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि है। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में है। ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी। मन से पढ़ना, सब कुछ तैयार करके जाना एग्जाम में, और ऐसे सवाल ही आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? अवशिष्ट विधियों पर, अवशिष्ट शक्तियों पर या अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे दिया गया है? तो भैया 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची है। आप बताइए इसमें किस पर है? तो ध्यान दीजिए, ये ना संघ है, ना राज्य है, ना समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता है, ये संघ सरकार के अंतर्गत आता है। अवशिष्ट शक्तियां जैसे आयुध निर्माण,
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जिसका पहले से कोई उल्लेख ना हो, जो नई नई विकसित हुई है और विकास हुआ है, ऐसी शक्तियां अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं। और इस पर विधि बनाने का अधिकार मौजूदा जो सरकार होती है केंद्र में, उसको अधिकार दिया गया है, ना संघ सूची से, ना राज्य सूची से, ना समवर्ती सूची से। अब देखिए विषयों की बात करें तो भैया आपके संविधान में 7वीं अनुसूची जो है विषयों से संबंधित है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। शक्तियों का बंटवारा 3 प्रकार से है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये शक्तियां क्या हैं? जैसे कुछ विषय संघ सूची के, कुछ विषय राज्य सूची के, कुछ विषय दोनों लोग नियम कानून बना सकते हैं। जैसे राज्य सरकार, पुलिस ये राज्य सरकार यानी राज्य सूची का विषय है, पुलिस राज्य सूची का विषय। लेकिन जैसे अगर मैं बात करूं जनसंख्या, तो ये केंद्र सूची का विषय है। तो ऐसे ही जनसंख्या पर केंद्र नियम बनाएगा, कानून बनाएगा। अब देखिए शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। अब 7वीं अनुसूची में 3 शक्तियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहां के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची कहां के संविधान से प्रेरित है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। देखिए लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भैया लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 थी। जैसे प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी, वैसे लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 थी। 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से सदस्य यहां पर थे। अगला सवाल आपका होगा, कह रहा अनुच्छेद 352 संबंधित है। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 आपात उपबंध से संबंधित है, यानी आपातकालीन व्यवस्था से संबंधित है। आपातकालीन व्यवस्था क्या होता है? जैसे विदेशी विद्रोह, आक्रमण, भारत में आक्रमण हो जाए, या हम कहें वित्तीय आपात आ जाए, धन की कमी आ जाए, संकट आ जाए, सूखा पड़ जाए, आदि सारी चीजें, या जो है गृह युद्ध हो जाए जिसमें राष्ट्रपति शासन लगता है, ऐसे बहुत सारे हैं। यानी अनुच्छेद 352 संबंधित है, आपातकाल से है। अब 352, 56 और 60 आपको 3 आपात उपबंध याद रखना है। 352, 56 और 60। 352 क्या है भैया? आपका राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रीय आपात यानी बाह्य आक्रमण आदि सारी चीजें हो जाती हैं। तो 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकालीन व्यवस्था लागू की जाती है। तुरंत देश में तत्काल तुरंत आपातकाल लागू कर दिया जाता है, यानी राष्ट्रीय आपात। 356 है राष्ट्रपति शासन। गृह युद्ध हो जाए यानी राष्ट्रपति शासन 356 के तहत किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपात यानी धन संकट हो जाए तो वित्तीय आपात लगाया जाता है। तो 352, 56 और 60 आपको याद रखना है। 352, 56, 60। 52 क्या है भैया? राष्ट्रीय आपात है, और 56 जो है राष्ट्रपति शासन है, 60 है वित्तीय आपात। आपको ये तीनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं, अगला सवाल आपका है, कह रहा राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो पहली बार चीन और भारत के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 में, 1962 में चीन और भारत के बीच जो युद्ध हुआ था, उस समय पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा यानी 352, अनुच्छेद 352 का प्रयोग पहली बार 1962 में किया गया था। भारत और चीन के युद्ध के समय किया गया था। चलिए चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। संघीय न्यायपालिका का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो भैया संघीय न्यायपालिका की बात करता है। संघीय न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत है। संघीय न्यायपालिका का वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 है। अगर कहे संघीय कार्यपालिका यानी टोटल मिलाकर है तो भैया किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद? तो संघीय अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 52 से 151 तक संघीय कार्यपालिका या संघ से संबंधित अनुच्छेद हैं। ये बात समझ में आ जाएगा। बंदी को 24 घंटे के अंतर्गत सशरीर न्यायालय यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता। क्या कहलाता भैया? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, हेबियस कार्पस कहलाता है, हेबियस कार्पस कहलाता है। बंदी को 24 घंटे के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी न्यायालय के समक्ष पेश कराना, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण
प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, यानी हेबियस कार्पस कहलाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अनुच्छेद क्या है भैया? तो अनुच्छेद 22 है। अनुच्छेद 22 क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है। और बंदी गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण कह सकते हैं आप, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण कह सकते हैं, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण में तीन फायदे हैं, तीन कानून कुछ इस प्रकार से है कि कारण पूछने का अधिकार है। आपको कोई गिरफ्तार करने आए तो आप पूछेंगे, आपको अनुच्छेद 22 के तहत यह आपको अधिकार दिया गया है कि यदि कोई आपको गिरफ्तार करने आए तो आप कारण पूछने का अधिकार है, आपको कारण पूछने का अधिकार है कि भाई किस जुर्म में, किस मामले में आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। और 24 के अगर मान लिया जाए आपको गिरफ्तार वो कर लिया है तो 24 घंटे के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के सामने पेश करने का अधिकार है उस पुलिस यानी उस थाने को, उस प्रशासन को। और अगला है कि मनपसंद कानूनी सलाहकार रखने का अधिकार है आपको। किसी भी कानूनी सलाहकार को आप यानी वकील को अपने केस के सिलसिले में उसको आप रख सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अनुच्छेद 22 क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अगला सवाल आपका होगा, अगला सवाल है, कह रहा संविधान की 8वीं अनुसूची, कह रहा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया है। तो भैया भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची बहुत बार पूछा जाता है, ये भाषा संबंधी उल्लेख है, भाषा संबंधी उल्लेख है। और भाषा संबंधी उल्लेख है तो मैं आपको डिटेल में बता दूं, अनुसूची 8वीं जो है इसमें संविधान के निर्माण के समय कुल 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। पहली भाषा, एक भाषा जोड़ी गई सिंधी। सिंधी कब जोड़ी गई? तो 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1971 में, 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 में, 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा जोड़ी गई, 15वीं भाषा। 15वीं भाषा वो कौन सी भाषा थी? तो सिंधी भाषा थी। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। फिर आप आ जाएंगे, फिर उसके बाद आ जाएगा भैया 21वां संविधान संशोधन के बाद आ जाएंगे आप 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ी गई, नमक जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। क्या क्या जोड़ा गया? नेपाली जोड़ा गया, मणिपुरी जोड़ा गया, मणिपुरी और एक जोड़ा गया कोंकणी जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिस प्रकार से कुल संविधान में 22 भाषाएं हो गई हैं, कुल 22 भाषाएं। और ये 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया है। अब इसे याद करने का एक ट्रिक है, 21वां संविधान, 71वां और 92वां। 21वां संविधान संशोधन 1967, 71वां संविधान संशोधन 1992, फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत भाषाएं जोड़ी गई। इसे सिंधी जोड़ा गया, यहाँ नमक जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया, यहाँ बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया। इसे आप याद रखिए। सीधे पूछा जाता है भाषा संबंधी उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत है? तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है। अगला सवाल आपका है कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। तो भैया 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। और मैं बताऊं कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव तीसरी बैठक में पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। किस बैठक में? तो तीसरी बैठक में पेश किया गया था। तीसरी बैठक कब हुई थी? तो भैया 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और अगले ही साल जस्ट जनवरी में 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में चलकर प्रस्तावना की कुंजी यानी उद्देशिका के रूप में परिणित हो गई और प्रस्तावना की कुंजी कहलाई। ये बातें आपको समझ में आई। अब मैं बात करूं तीसरी बैठक आपका 13 दिसंबर, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। कुल कितनी बैठकें हुई थी संविधान के निर्माण के लिए? 12 बैठकें हुई थी।
12 बैठकें कुल हुई थी संविधान के निर्माण के लिए। अंतिम बैठक बताएंगे कब होगी, अंतिम बैठक आप कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करेंगे। अंतिम बैठक संविधान के निर्माण के लिए कब हुई थी इसे जरूर आप कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। चलिए अगला सवाल आप देखेंगे, कहता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो समान समान आपको याद हो जाना चाहिए, समान समान यानी 44 यानी 44 यानी 44 अनुच्छेद 44 के अंतर्गत एक समान नागरिक संहिता सिविल संहिता कानून लागू किया गया है। अब देखिए इस वीडियो में मैंने आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ बहुत सारे प्रश्नों को आपको संविधान के हल करवाए हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर बनता है। अब आपके लिए 2 प्रश्न जो इसी वीडियो में आपको बताया गया है, जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर आपको सेंड करना है। और वीडियो आप चाहे जब इसे आप देख रहे हो इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। कह रहा अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था और समवर्ती सूची कहां के संविधान से प्रेरित है। ये 2 प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करना है। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।